नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री की और इतिहास में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सामंतवाद। क्या है सामंतवाद दोस्तों, उससे आज हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ देखेंगे सामंतवाद की क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष है, सभी पे चर्चा करूंगा दोस्तों। क्योंकि देखिए प्रत्येक परीक्षाओं में सामंतवाद से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सामंतवाद से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों, चाहे वो कोई सा भी आप परीक्षा दे रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सामंतवाद क्या है दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों, जिस शासन व्यवस्था में राज्य की भूमि बड़े बड़े जमींदारों के अधिकार या फिर हक में होती है उसे हम लोग सामंतवाद कहते हैं दोस्तों। सामंतवाद एक व्यवस्था या प्रणाली थी जिसके अंतर्गत शासकीय व्यक्तियों द्वारा क्या होता है, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। सामंतवाद में सामंतों की कई श्रेणियां थी और इसी के शीर्ष स्थान पर राजा एवं निचले स्थान पर दास या फिर किसान हुआ करते थे। ठीक है, तो क्या बात है दोस्तों कि सबसे ऊपर में राजा हुआ करते थे, फिर उसके बाद सामंत, फिर राजा ये आम जनता जो होता था, आम पब्लिक जो होता था वो हुआ करता था दोस्तों। ठीक, यानी कि दास वगैरह हुआ करते थे। तो इसी क्रम में राजा के निचले विभिन्न कोटि के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, तो राजा के बाद जो आता था वो सामंत हुआ करते थे दोस्तों, जो असल में अधीनस्थ लोगों का संगठन हुआ करता था। और सामंतवाद के अंतर्गत राजा को समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था दोस्तों। ठीक है, देखिए एक्चुअली जो भूमि है, भूमि का मालिक राजा ही है, लेकिन राजा क्या करता है, किसी व्यक्ति को सामंत बना देता है और वही उसको करता है दोस्तों। ठीक है, जितने भूमि का सुरक्षा हो गया, देख रेख हो गया, कितना कृषि हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारा का सारा वो सामंत क्या करता था दोस्तों। ठीक है, लेकिन राजा ही वहाँ उसका स्वामी यानी कि मालिक हुआ करता था दोस्तों। सभी सामंतगण राजा के प्रति, ठीक है, स्वामी भक्ति करके राजा की भूमि को प्राप्त करते। देखिए यानी कि राजा मालिक है और राजा को वो देता था टैक्स, लेकिन जो सामंत हुआ करता था वो आम जनता है, आम लोग हैं, उनसे वो कर वसूलना हो गया और सारे का सारा काम वो लोग करवाता था दोस्तों आम जनता से। ठीक है, चलिए और भी हम लोग सरल शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसे देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों। इसके अलावा सामंतगण राजा की सुरक्षा हेतु सेना को भी सुसज्जित किया करते थे दोस्तों, परंतु सामंतों को भूमि में क्रय विक्रय का अधिकार नहीं था। देखिए होता यूँ था कि जैसे कि राजा हो गया, राजा तो मालिक है ही भैया सबका, मान लीजिए इतना बड़ा भूमि है, अब इतना बड़ा भूमि को तो राजा अकेले हैंडल कर नहीं सकता, इसलिए कुछ सामंत यहाँ पे लोग क्या करते थे, रख देते थे। जैसे कि एक सामंत यहाँ पे हो गया, एक सामंत यहाँ पे, एक सामंत यहाँ पे, एक सामंत यहाँ पे, एक सामंत यहाँ पे, तो सभी को कुछ कुछ क्षेत्र दे दिया जाता। ठीक है, तो सभी को कुछ कुछ क्षेत्र दिया जाता कि आप क्या कीजिएगा, इस वाले क्षेत्र को हैंडल कीजिए, आप इसको कीजिए, आप इसको कीजिए और आप इसको कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सामंत यहाँ, एक सामंत यहाँ, एक सामंत यहाँ, एक सामंत यहाँ, और सामंतों को कुछ अधिकार दिया था। देखिए आपका इतना वाला क्षेत्र है, आप यहाँ से कर वसूल के आप अपने एरिया में किस तरह से कृषि करवा सकते हैं, जो जो आपको कार्य है सारा आपको करना है, लेकिन यहाँ का सामंत कौन है, आप है, आप ही को यहाँ का देख रेख करना है और जितना भी होगा फिर बाद में हमको दे दीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से राजा क्या करते थे, इन चारों या पांचों जितने भी हुआ करते थे सभी सामंत वहाँ पे हुआ करते थे, और राजा एक्चुअली सभी का मालिक राजा ही है, लेकिन कुछ यहाँ पे सामंत लोग रखे जाते थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुरुआती दौर में सामंत में न्याय व्यवस्था, कृषक क्षेत्र एवं स्थानीय सुरक्षा की नीति में सुधार लाने का कार्य भी किया, जिससे समाज में उसकी काफ़ी प्रशंसा हुई दोस्तों। धीरे धीरे सामंतों का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ एवं व्यक्तिगत युद्ध में बदल गया। देखिए बात ये रहा ना कि जब लोगों को मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र अगर आपको दे दें और यहाँ पे आपको इतना बड़ा क्षेत्र दे दें, आपको इतना बड़ा दे दें, आपको इतना दे दें, आपको इतना दे दें और आपको इतना दे दें, तो आप क्या प्रत्येक दिन या फिर हर समय के लिए राजा की बात मानिएगा? नहीं मानिएगा। इस क्षेत्र को अगर आपको दे दिया जाए तो आप अपना मन मर्जी काम चलाएगा इस क्षेत्र को, आपको यहाँ पे क्या करना नहीं करना आप वहाँ पे कीजिएगा। साथ ही जब यहाँ पे आपका दबदबा बनने लगेगा तो आप क्या कीजिएगा, राजा को भी कहीं ना कहीं भूलने लगेगा, कौन राजा है यहाँ पे, तो मेरा शासन चल रहा है। ठीक है, यहाँ का मालिक हम हैं, अब राजा उजा को नहीं चिनते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता था कि लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए युद्ध भी कर लिया करते थे। जैसे कि यहाँ पे ये वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, तो आप यहाँ का अगर मालिक है तो आप इसे भी लड़िएगा। ठीक है, अब आपका ईर्ष्या आ गया है ना, आप में बहुत सारा ये आ गया कि नहीं पावर है मेरा पास, हम सभी हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो व्यक्तिगत युद्ध भी हुआ करते थे, इसके परिणाम स्वरूप आम जनता को भी कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता था दोस्तों। ठीक है, अब इतना बड़ा मालिक राजा तो बना दिया, आप यहाँ का सामंत, आप यहाँ का सामंत, आप यहाँ का सामंत, आप यहाँ का सामंत, तो इस तरह से ये जो पावरफुल हुआ करता था ये कहीं ना कहीं सोचते नहीं भैया ये बड़ा एरिया मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा ही रहेगा, और यहाँ का भी भूमि को मैं यहाँ पे
मिलाने का प्रयास करूँगा, फिर यहाँ वाला भी यहाँ पे चाहेगा। तो इसी तरह से ये लोग आपस में ही क्या होने लगा कि युद्ध वगैरह होने लगा दोस्तों, ठीक है। तो ये था सामंत दोस्तों। सामंत यानी कि राजा हुआ करता था, और राजा का ही अंदर वो राजा क्या करता था, किसी व्यक्ति को कुछ भूमि दे दिया जाता था और बोलता था कि ये भूमि का रक्षा तुम करो, सुरक्षा तुम करो, और इसका जो जो करना है तुम ही करो, लेकिन इसका टैक्स कर वगैरह जितना भी होगा हमको दे देना, ठीक है। तो अगर आपको बोल दें कि एक डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा है भाई, ठीक है, तुम अपना जिला को संभालो, और संभालने के बाद क्या करना कि जितना भी होगा हमको दे देना। तो आप क्या कीजिएगा कि जिला में जितना भी काम होगा सभी काम को आप संभालिएगा, और आप संभालिएगा तो आपका मनमर्जी चलेगा वहाँ पे, है ना। उसके बाद में पता चला कि नहीं, अगला जिला जो भी है उस जिला को भी मैं अपने अंदर कर लूँगा। तो इसी तरह से सामंत लोग हुआ करते। सामंत को कुछ क्षेत्र दिया जाता था, कुछ ज़मीन दिया जाता, और इस ज़मीन का वो लोग मालिक होता था। मालिक अपना नहीं होता था, लेकिन उसको कुछ दिनों के लिए कुछ समय दिया जाता है, इसके लिए आप हो सकते हैं मालिक, तो राजा ही हुआ करता था, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे सामंतवाद की विशेषताएं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत राजा के अधीनस्थ छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे, यानी कि राजा के अंदर छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे दोस्तों। इनकी अधीनस्था में सारा कृषक वर्ग कार्य किया करता था, और सामंत के अंदर है ना वो कृषक वर्ग लोग आते थे, और सामंत के अंदर ही किसान काम करते थे दोस्तों, ठीक है। सामंतों के पास जागीरें होती थी दोस्तों, वे जिन्हें वे कृषक वर्ग के लोगों को प्रदान करते थे दोस्तों। साथ ही सामंतों को कृषक के क्षेत्र में न्याय के अधिकार भी प्राप्त थे, जिसके कारण सामंत अपने क्षेत्र में निरंकुश शासन भी चलाते थे, बांधते थे। देखिए, अब यहाँ पे सामंतों को कुछ यहाँ पे शक्ति भी दे दिया गया था। तो सामंत क्या होते थे ना, वो राजा के नीचे आता था, और सामंत के अंदर जो कृषक वर्ग हो गए, जो किसान लोग हैं, वो आता था। और यहाँ पे जो कृषक के लिए न्याय करने वाला काम होता था, मान लीजिए किसी कृषक का युद्ध हो गया, मतलब कृषक में लड़ाई हो गया, कृषक को समस्या है, तो अगर न्याय कौन करेगा कृषकों में, तो वो जो पावर दे दिया गया था वो सामंतों को दे दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया ना कि सामंत भी निरंकुश हो गया। अब तो यहाँ का मालिक हम हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। यहाँ आप सभी को मेरा अनुसार काम करना है, और अगर न्याय वाली बात है तो मैं ही यहाँ पे न्याय करता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो जो सामंत लोग हैं वो कहीं ना कहीं निरंकुश हो गए दोस्तों, ठीक है। यानी कि उन्हीं लोग का दबदबा चलने लगा, उन्हीं लोग का बोलबाला चलने लगा, ठीक है, सामंतों का। आगे दोस्तों देखेंगे दोस्तों, सामंतवाद में दास प्रथा को बढ़ावा मिल गया दोस्तों, ठीक है, जिसके कारण निम्न वर्ग के लोग एवं श्रमिकों के ऊपर, ठीक है, दबाव बढ़ता गया दोस्तों। सामंतवाद के अंतर्गत दासों को अपने अपने स्वामी के सम्मुख एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी कि वे प्राप्त भूभाग के लिए सदैव से, ठीक है, उसके स्वामी रहेंगे। देखिए, बात है कि सामंतों को क्या होता था ना, जैसे कि सामंत हो गया एक सामंत, और जो कृषक लोग होते थे, तो कृषक लोगों को क्या किया जाता, शपथ दिया जाता था कि देखिए आपको मैं ये भूमि दे रहा हूँ, आप शपथ लीजिए कि जो भी कार्य करेंगे मेरे लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, सामंतों के लिए करेंगे। तो सामंत को एक यहाँ पे मिल जाता था कि शपथ दिलाता था कि सुनिए आपको मैं कुछ क्षेत्र दे रहा हूँ, ये क्षेत्र आपको आप ही का है, आप इसमें कृषि कीजिए, जो जो करना कीजिए, लेकिन एक काम कीजिए, आपको मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सामंत लोग को एक फिर पावर मिल गया, जो कृषक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आम जनता है, जो किसान लोग हैं, वो अब सामंत के बातों में चलेंगे। यानी कि अपना स्वामी अब किसको मानना है, स्वामी मानना है सामंत को। यानी कि सामंत का भूमि है, सामंत को हमको कर देना है, सामंत को हमको टैक्स देना है, और सामंत जो बात कहेंगे उसी का अनुसार हमको चलना है, ठीक है। इस क्रम में भूग्रहण की प्रतिज्ञा सामंत की विशेषता बन गई, जिसके दास या फिर सेनाओं के द्वारा पूरा किया गया। तो इस प्रकार से वो हो गया दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखेंगे। तो दोस्तों, सामंतवाद में जागीरदार प्रथा को असामान्य रूप से बढ़ावा मिला। दरअसल इस प्रथा में राजा अपने समस्त भूमि को सामंतों में बांट देता था, और सामंत इस भूमि को दोस्तों कृषकों में, ठीक है, खेती के लिए दे देता था। देखिए, बात यह है कि जो राजा हुआ करते थे, राजा क्या करते थे, सामंतों को कुछ भूमि दे देते थे दोस्तों, ठीक है। फिर ये सामंत क्या करते थे, वो कृषकों में कुछ क्षेत्र दे देते थे खेती के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे सामंतों की स्थिति दृढ़ होती गई, एवं किसानों की कमजोरी, किसान भी यहाँ पे कमज़ोर होता गया, और जिससे जागीरदार प्रथा का आरंभ हो गया दोस्तों, ठीक है। तो राजा सामंतों को दिया करते थे, और सामंत कृषकों को दिया करते थे, और यहाँ पे सामंत कहीं ना कहीं बहुत ही अपना अकड़ दिखाने लगते थे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, सामंतवादी व्यवस्था में राजा सर्वोच्च से, ठीक है, सत्ताधारी स्थान पर होता था, यानी कि सबसे ऊपर जो हुआ करता था वो राजा हुआ करता था दोस्तों, एवं उसके अधीनस्थ कई छोटे छोटे सामंत भी हुआ करते थे दोस्तों, जो कि राजा की रक्षा और सहायता किया करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता था, राजा हुआ करता था दोस्तों, राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था, और राजा उसके नीचे रखता था कुछ सामंत, बहुत से सामंत, और ये जो सामंत है वो राजा को सुरक्षा प्रदान करता था और राजा की सहायता करते थे दोस्तों, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों, सामंतवाद के अंतर्गत समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, जिसमें एक और भूपति वर्ग के लोग तथा दूसरी और निर्धन कृषक
वर्ग के लोग हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, देखिए भूपति वर्ग के लोग जो कृषक वर्ग हुआ करते थे, इन लोगों को बहुत ही शोषण किया करते थे दोस्तों, जिससे कृषक या फिर दास वर्ग का जीवन बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता था दोस्तों। ठीक है, जो यहाँ पे दो वर्गों में विभक्त हो गया था। तो जो भूपति वर्ग के लोग है ना, वो आम लोग जो हुआ करते थे, जो कृषक लोग हुआ करते थे, जो दास लोग हुआ करते थे, इस पे ये लोग अत्याचार किया करते थे दोस्तों। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आप सभी का सामंतवाद की विशेषताएं। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे सामंतवाद के उदय का कारण, क्या रीज़न रहा होगा दोस्तों, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सामंतवाद के उदय का मुख्य कारण सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था को बनाए रखना था। इसका क्यों ज़रूरत पड़ा दोस्तों? देखिए, इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा, मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र है, तो इतना बड़ा क्षेत्र को क्या अकेले राजा संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। इसलिए राजा ने क्या किया, कुछ क्षेत्र किसी को दे दिया, कुछ इस क्षेत्र को किसी को दे दिया। तो इस तरह से कुछ क्षेत्र को बांट दिया गया, ताकि यहाँ पे जो सामंत रहेगा वो यहाँ का सुरक्षा देखेगा, कुछ सामंत यहाँ की सुरक्षा देखेंगे, क्योंकि एक आदमी तो हो नहीं सकता। इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा बांट दिया गया दोस्तों। ठीक है, कि आप यहाँ का सुरक्षा देखिएगा, यहाँ की शांति व्यवस्था देखिएगा, मतलब सभी को आपको देखना है। तो इसीलिए उन्होंने बांट दिया था दोस्तों। ठीक है, परंतु जिन कारणों से सामंत प्रणाली, ठीक है, सामंत प्रणाली को स्थापित किया गया था, उन्हीं कारणों से सामंतवाद का पतन भी हो गया दोस्तों। ठीक है, जिस सोच से यहाँ पे सामंतों को रखा गया था, सामंतवाद आया, इसी के कारण से यही आपका एक रीज़न बन जाता है, जिस कारण से ये सामंतवाद है इसका पतन हो गया दोस्तों। ठीक है, दरअसल सामंतवाद ने समाज में अराजकता को बढ़ावा दिया, और जिसके कारण से जनता का शोषण एवं उत्पीड़न हुआ दोस्तों। देखिए, सामंतों को यहाँ पे नियुक्ति किया गया था कि आप इस क्षेत्र को संभालिए और आप क्या कीजिएगा, इसका सुरक्षा कीजिएगा। लेकिन कुछ सामंत यहाँ पे अपना दादागिरी दिखाने लगे, यहाँ भी लोग को दिखाने लगे, तो सभी अपना अपना दादागिरी दिखाने लगे। लेकिन इसका नियुक्त किया गया था कि आप लोग देखिए यहाँ की सुरक्षा, यहाँ की व्यवस्था, वहाँ कैसा काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा करने लगे। ठीक है, जिस कारण से इसका पतन हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक ये तो समझ में आ गया। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों सामंतवाद के गुण, क्या गुण रहे हैं दोस्तों। देखिए, सामंतवादी व्यवस्था ने राज्य की सुरक्षा, शासन एवं न्याय प्रणाली को सरल कर उसे बेहतर करने की दिशा का कार्य किया दोस्तों। ठीक है, पूरे यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सामंतवादी प्रथा ने बेहतर महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों। ठीक है, तो पूरे यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो सामंतवादी प्रथा है, उन्होंने बेहतर महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों। सामंतवाद के शुरुआती दौर में सामंत प्रजा को संतुष्ट रखने में कायम हुए। ठीक है, तो स्टार्टिंग समय में तो वो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बोलते हैं ना, एक क्षेत्र अपना हो गया तो अपना दादागिरी करने लगेंगे, तो वही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे गुण दोस्तों। तो यहाँ पे तो इसका देखें हम लोग कि क्या इसका गुण रहा। ठीक है, अब हम लोग दोष देखेंगे। तो गुण में तो बताया मैंने कि सामंतवादी व्यवस्था, राज्य सुरक्षा, शासन प्रणाली, इस प्रकार से न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छा था दोस्तों। ये स्टार्टिंग समय में ठीक भी रहता है, इसका जो योगदान भी ठीक रहा। लेकिन अब इसका दोष क्या है, क्यों पतन हुआ, उसको तो आपको बताना है ना। तो अब पतन में ये दोष आप लोग डाल सकते हैं दोस्तों कि सामंतवाद के कारण साधारण लोग के जीवन में श्रम और अधिक बढ़ गया, जिसका फ़ायदा धीरे सीधे तौर पर सामंतों को मिला था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे सामंतों को किया गया था अच्छे कामों के, लेकिन सामंत आदमी को बहुत ही खटाता था, बहुत ही श्रम करवाया जाता था। ठीक है, तो एक हो गया। दूसरा आप देख सकते दोस्तों कि सामंतवादी प्रथा के कारण यूरोप में राजनीतिक एकता का, ठीक है, खंडन हुआ, जिसके फलस्वरूप यूरोप में एक बड़ा राजनीतिक, ठीक है, बदलाव आया दोस्तों, है ना। चलिए आगे दोस्तों आप लिख सकते हैं कि सामंतवाद के कारण क्या हुआ कि शक्तियों में वृद्धि हुई। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि उनका नैतिक स्तर कम हो गया और भी अत्याचारी एवं विलासी हो गए। दोस्तों सामंतवाद के कारण सामंतों की जो शक्तियां हैं इसमें वृद्धि हुई। सामंतवाद से क्या हुआ कि उसको कुछ पावर मिल गया, उसका नैतिक स्तर भी कम होता गया और वहाँ पे अत्याचार और विलासिता बहुत बढ़ गया दोस्तों। ठीक है, सामंतों को पावर दिया था, इसलिए सामंत बहुत ज़्यादा ये स्मार्ट बन रहा था, अत्याचारी होने लगा दोस्तों, और भोग विलास में लिप्त होने लगा दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं एक रीज़न हो जाता है दोस्तों, ये एक आपका दोष बोल सकते हैं। ठीक है, पतन का कारण और दोष आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। सामंतवाद के कारण यूरोप में दास प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया दोस्तों, जिसके कारण श्रमिक वर्ग के लोग एवं किसानों को बुरी हालत हो गया दोस्तों, और हालतों में उसे गुजरना पड़ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से बोल सकते हो कि सामंतवाद के कारण यूरोप में दास प्रथा का प्रचलन हुआ, जिसके कारण से जो श्रमिक वर्ग के लोग हुआ करते थे, जो आम किसान हुआ करते थे, उसे बहुत ही वहाँ पे बुरा बर्ताव होता था और उनका पूरा बुरा हाल हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। सामंतवाद के कारण साधारण लोगों के जीवन में श्रम,
ठीक है, और अधिक बढ़ गया, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर वो लोग सामंत उठाया करते थे। और सामंतवादी प्रथा में यूरोप की राजनीतिक एकता का अखंडता का वो फलस्वरूप देखने को मिला। तो ये तो हो ही गया दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए, तो 2 बार टाइपिंग है, कोई बात नहीं, वो आपका दास प्रथा वाला हो गया दोस्त। और एक थोड़ा दोस्त यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों आप सभी कि सामंतवाद के कारण सामंतों की शक्ति में वृद्धि हुई, जिसके कारण से उनका नैतिक स्तर कम हो गया। वही चीज़ है दोस्तों, कोई बात नहीं, सामंत का कारण वही चीज़ है दोस्तों। ठीक है, फिर से टाइपिंग हो गया, कोई बात नहीं। तो वो आपका दोस्त मैंने बता दिया। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सामंतवाद के पतन के कारण क्या कारण रहे हैं दोस्तों सामंतवाद का। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, तो एक मैं वीडियो बनाऊंगा स्पेशल सामंतवाद का पतन का कारण, क्या कारण है दोस्तों, इस पर एक पूरा का पूरा वीडियो आ जाएगा दोस्तों। उससे पहले जितने भी छात्र अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमारे इंस्टा पे मुझे पूछ सकते हो मैसेज करके। ठीक है, अपना इंस्टा आईडी है YT निखिल रवानी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे ज्ञान बिंदु टूपर से मेरा अपना ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर ज्वाइन कर जाए दोस्तों। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको नोटिस मिलते रहता है दोस्तों। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया सामंतवाद की विशेषताएं, गुण, दोष। और इसके बाद जो आएगा दोस्तों दूसरा वीडियो, वो बहुत ही जल्द आपका सामंतवाद का पतन का कारण भी आएगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें दोस्तों, चैनल पे बने रहें। देखिए, प्रत्येक वीडियो आप लोग देखें, अंत तक देखें। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है आप लोग देखते हैं वीडियो लास्ट तक, तो है ना, ताकि आपको चीज़ों को बारीकी से समझ में आए। जब तक आप लोग वीडियो को सही से देखिएगा नहीं ना, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए प्रयास रहेगा आप लोग वीडियो अंत तक देखें और अपने मित्रों को शेयर करें। और जितने भी बच्चे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको कुछ ना कुछ नोटिस मिलते रहता है दोस्तों। इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, अगर कोई आवश्यक चीज़ पूछना हो तो। ठीक है, अनावश्यक हो आप लोग मैसेज ना करें। ठीक है, थोड़ी लेट हो गई, प्रति जो आपका मैसेज रहेगा उसका रिप्लाई मिलेगा ही। ठीक है, तो इसी प्रकार से दूसरी वीडियो मिलते हैं दोस्तों। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।